नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा के सल्ट में मकान ढहने से एक व्यक्ति की मौत। मुलायम के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। महेंद्र भट्ट और करण मेहरा ने दी श्रद्धांजलि। उत्तरकाशी डोकरानी ग्लेशियर बेस कैंप से बरामद हुए 5 शव, 2 पर्वतारोही अभी भी लापता। नेताजी के नाम से लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुलायम के निधन पर तमाम राजनेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की है। उत्तराखंड से मुलायम सिंह यादव का विशेष नाता रहा है। उत्तराखंड के राजनेताओं ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया है। रानीखेत में ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। रानीखेत में इस्लाम धर्म लोगों ने इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। अरबी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है जन्म और मौलिद उन नबी का तात्पर्य है हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। प्रतिवर्ष ये त्योहार 12वीं अल अव्वल को मनाया जाता है। उत्तराखंड के कई जनपदों में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से जहां आमजन अस्वस्थ है, तो वहीं बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश से किसानों की धान की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। उधम सिंह नगर में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। एक और किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, तो इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहराती धान की फसल बारिश की भीड़ चढ़ गई है। आज कुमाऊं मंडल में विगत 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जबकि किसान आज अपना धान काट के मंडी भी बेचने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्यवश आज प्रकृति ने भी किसानों को बहुत परेशान किया है। सरकार की उदासीनता साफ लगती है। प्रति हेक्टेयर 37,000 रुपये मुआवजा तब देते जब 33% किसान को नुकसान होता है। यहाँ तो किसान का 50% का नुकसान हो चुका। सरकार को चाहिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। 2 हेक्टेयर की आप जो करें उसको भी बढ़ा देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज खासकर मैं उधम सिंह नगर की बात करना चाहता हूँ। किसानों को पहले से आय आधी हो चुकी है। आप शालीनता बरतें, ध्यान रखें, नहीं तो हम किसान जन आंदोलन आपके खिलाफ। किसान चुप नहीं बैठे, किसान बहुत पीड़ित है, परेशान है। इसमें तो ये है कि अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना उसको मान ले खेत से। इससे पहली बात तो यह है कि जो है इससे पुराली भी गलेगी। उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। दूसरी इसमें जो है अधिक पानी भर जाता है तो एक हुंसा सा होता है, बीमारी आने का खतरा रहता है, जिसमें रातों रात जो है खेत सूख जाता है। पहली बात तो ये पानी ना भरने दे, उसकी जो ऐसी व्यवस्था कर ली हमने खेत की। और यदि भर रहा है तो अगर जो ढालदार खेत है तो नीचे हो जाए उसका पानी निकाल दे। तो आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया। और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे की तोड़ी पर रख बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। सरकार से क्या मांग करता है, सरकार से कोशिश ही करता है, मांग करता है। सरकार उतना लाभ थोड़ी दे पाती है। जो फसल का नुकसान हो जाता है मुआवजे के तौर में मिलता है। पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मुआवजे के तौर में जो भी दिया है वैसे सरकार ने काफ़ी मदद करी थी किसानों की। अब देखो इस वर्ष भी क्या सरकार इसके लिए निर्णय लेती है। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन कुमाऊं के बागेश्वर जनपद की कत्यूर घाटी में आयोजित किया गया। बागेश्वर की कत्यूर घाटी में हीरा वल्लभ भट्ट के नेतृत्व में यूकेडी पार्टी द्वारा आयोजित चिंतन मंथन कार्यक्रम में कुमाऊं और गढ़वाल जिले के यूकेडी नेताओं ने शिरकत की। साथ ही कत्यूर घाटी के स्थानीय ग्रामीण लोगों ने भी यूकेडी के गरुड़ सम्मेलन में उत्तराखंड की प्रमुख समस्याओं में अपने अपने विचार रखे। गरुड़ ब्लॉक में, गरुड़ तहसील में यहाँ पर को पूरे जिले स्तरीय जो है यहाँ पर कार्यक्रम, पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक चिंतन शिविर के रूप में यहाँ पर रखा गया। चिंतन का मतलब ये है कि भाई राज्य बने 22 साल हो, 22 साल के भीतर इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर राज किया, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय दल, दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से इस राज्य के लोगों को ठगा है, यहाँ की लूट कर रखी है, लूट खसोट कर रखी है। और यहाँ के लोगों को जिस उद्देश्य से राज्य बना, राज्य बनने के पीछे क्या उद्देश्य था, किसी भी जनता को, किसी भी व्यक्ति को, इस राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति को उसका फायदा नहीं मिला। फायदा मिला तो चंद लोगों को फायदा मिला, वही माफिया लोग, खड़िया माफिया, शराब माफिया, वन संपदा माफिया, होल्डर, बजरी माफिया, उन्हीं लोगों को फायदा मिला। आम जनता को कहीं से कहीं तक कोई फायदा नहीं मिला। इस समय
पिछले दिनों के जो घटनाक्रम जो राष्ट्रीय दलों के लोग, जिसमें भाजपा से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, जितने भर्ती घोटाले सामने आए हैं, उससे पूरे उत्तराखंड का युवा आंदोलित है, उत्तेजित है। और रिजॉर्ट में जिस तरीके का हत्याकांड जो पिछले दिनों हुआ, उससे पूरे उत्तराखंड के जनमानस में आक्रोश है। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही इस बात को कहता रहा है कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेशों में पर्यटन के नाम पर ये जो पब संस्कृति राष्ट्रीय दलों के लोग ला रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांकरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फास्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ ग्रामीणों के विरोध के चलते नहीं हो पाया। नरकोटा के ग्रामीणों ने सुबह 7 बजे मैक्स कंपनी का काम रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि RVNL और मैक्स कंपनी ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ कर रही है। टनल निर्माण से ग्रामीणों के आवासीय भवनों पर दरारें पड़ रही है, जिसका मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि स्थानीय युवाओं को कंपनी रोजगार नहीं दे रही है। 2 साल से RVNL और मैक्स कंपनी ग्रामीणों को बेवकूफ बना रही है। रविवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर नरकोटा से खांकरा के बीच 2 किलोमीटर रेल टनल का ग्रामीणों के विरोध के चलते फास्ट ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। ग्रामीण की महिला हूँ और हमारे मकानों का 2-3 दफ़े फोटोग्राफी ले गए हैं। घरों खुद गए हैं, हमारे घरों में 2-3 दफ़े की फोटोग्राफी की है और हमें मुआवजा नहीं मिला। हमें खाली संतुष्टि दे रहा है। अरे एक ये ओवर क्या बोल रहे हैं हमारे साथ। हमारे यहाँ की लेडीज़ों से बोल रहे हैं कि हमें इनके पास ज्वाइंट मकान थे। हमारे घर में फिर से आए देखें कि किस किस के ज्वाइंट मकान है। हमारे किसी के गाँव में ज्वाइंट मकान नहीं। ये बोल रहे हैं कि ज्वाइंट छोटे वाले तब हो रखे, इनका मकान का ध्वस्त नहीं हो रखा है। और हमारे यहाँ पे दुकान थी, एक छोटी सी ठेली थी, मेरा आदमी भी यहाँ पे काम करते थे, वो दुकान भी चले गई है। हमारे आदमी बेरोजगार हो गए, हमें रोजगार चाहिए। ये कंपनी वालों का क्या भरोसा, ये इनके टनल पूरे हो गए, ये कल भगा देंगे, हमारे फिर आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। उनके बस के दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हमारे आदमी। हम धरना पे बैठेंगे, हम रेलवे का काम बंद करवा देंगे। हम यहाँ रेलों का काम नहीं होने देंगे, आगे नहीं चलने देंगे जब तक हमारे मकानों का मुआवजा नहीं मिला और हमारा आदमी को रोजगार सही ढंग से रोजगार नहीं मिला। मैं गांव की एक आशा कार्यकर्ती होने के बाद महिला मंगल की अध्यक्ष भी हूँ और हमारी कंपनी से यही मांगे हैं। पिछले नवंबर से हमारी एक ही मांगे हैं कि हमारी जो मकानों का मुआवजा है, मकानें ध्वस्त हो चुकी है। एक हमारा हम गए ज़मीन से, दिहाड़ी से जो हमारा रोजगार था, घास पत्ती थी हमारे, वो उससे भी हम गए, अपनी ज़मीन से भी हम गए और रहे मकान वो हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके मकान खड़े कर रखे थे और उनसे भी हम जा चले गए हैं। हमें ये हमारी शर्त ये है कि पहले सर्वप्रथम हमारी मकानों का मुआवजा दिया जाए, न तो हमारे बच्चे या इस कंपनी, जो बच्चे हमारे कंपनी में लगे भी हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं। कंपनी ने लगा रखे 1-2 साल वो टनल पूरा हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे, क्या फ़ायदा हमारा। न हमारे हम तो गए ना, सब कुछ ज़मीन से गए, हमारी जो दिहाड़ी थी, रोज़गार था हमारा, घास पत्ती जिससे हम अपना रोज़गार चलाते थे। यहाँ पे दुकानें थी, दूध आद बेचते थे, लकड़ी बेचते थे, उससे तो हम चले गए। हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारी मकानों का मुआवजा दिया जाए और जो हमारे रास्ते टूट रखे हैं, मंदिर का हमारा निर्माण होना था वो भी नहीं हुआ, रास्ते टूट रखे हैं, ऊपर गांव जाने का रास्ता है, बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम घास लेके आते हैं, यहाँ पे इतनी कीचड़ है, इधर से गाड़ी आती है, उधर से गाड़ी आती है, लेडीजों को चलने में बहुत परेशानी होती है। प्राइमरी डिमांड है वो ये है कि वो RVNL के उच्च अधिकारी से वार्ता करना चाहते हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनका समाधान जो है वो उनके स्तर से चाहते हैं। इस संबंध में RVNL के जो अधिकारी हैं उनको हमने जो है अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। तो एक बार उनकी वार्ता हो गई है, तो परसों को उन्होंने टाइम दिया है। इस पे जो है कि ग्रामीण सहमत नहीं है, तो पुनः इनके बातों को जो है उनके अधिकारियों को एक बार से फिर से बता दिया गया है। अभी उनका कोई फीडबैक मिला नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उन लोगों को जो समाधान नहीं हो पाया? कुछ हैं उनकी, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि घरों में जैसे दरारें हैं, कुछ रास्तों की डिमांड्स हैं, तो कुछ मुद्दे और भी हैं जो वो उन्हीं से डिस्कस करना चाह रहे हैं। काम भी रोका हुआ है ना? हाँ, काम भी रोका हुआ है, तो अभी देख रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद नरेंद्रनगर में बड़ी धूमधाम से वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष विकास डोगरा और उपाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों पर शानदार झांकी निकाली गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। समाज के जो उत्साही नौजवान है लगातार अब वो शिक्षित हो गए और शिक्षित होने के कारण लगातार उन्होंने वाल्मीकि जयंती को मनाने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा किया और काफ़ी भव्य रूप से आज इसका आयोजन किया गया।
निश्चित रूप से वाल्मीकि प्रभु वाल्मीकि की जयंती पर वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखकर हिंदू धर्म के बहुत बड़े ग्रंथ का जन्म किया, जो आज हमारी संस्कृति का एक प्रतीक भी है और हम लोग राम के आदर्शों में चलने का काम करते हैं। और जिस तरह से वाल्मीकि समाज अब पढ़ लिख कर मुख्य धारा में आ रहा है, ये बहुत प्रगति की निशानी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नरेंद्रनगर के वाल्मीकि समाज के लोग भी लगातार जिस तरह से बच्चियाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये लोग बहुत जो समाज की मुख्य धारा में रहकर समाज का उत्थान करेंगे। बिल्कुल वाल्मीकि भगवान का जो पूरा उद्देश्य है। जनपद उधम सिंह नगर में रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ने से जगह जगह पर पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण राहगीरों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ रहा है। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि कच्छा क्षेत्र के बंडिया स्थित गोला नदी पर बने अस्थायी रपटा पुल बह गया है, जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक क्षेत्र में सामान्य स्थिति है, कहीं से भी हादसे की कोई खबर नहीं है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका में परिसर में रुकने की व्यवस्था कराई गई। देखिए, सभी टीमें सतर्क हैं, पूरी तरीके से इस पर जो है निगाह रखी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है कि सभी टीमें सतर्क होकर फील्ड में रहें। ऐसी दशा में जिन जिन स्थानों पर पानी बढ़ रहा है उसके समीपवर्ती स्थल पर राहत शिविर हमारे चिन्हित है, लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है। जैसे यहाँ पे नगर पालिका में आवश्यकता पड़ेगी तो आश्रय स्थल के तौर पर इसको बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्थानों पर पानी भर रहा है वहाँ पे अस्थायी निकासी की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। आपदा को देखते हुए सभी टीमें अलर्ट हैं और मौके पे ग्राउंड पे कार्रवाई के लिए तैयार है। जहाँ तक फसल क्षति का विषय है वो तो वर्षा उपरांत ही, क्योंकि अभी अलर्ट चल रहा है, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता पे कि जहाँ पे पानी भर रहा है लोगों के घरों में जा रहा है, इसके बाद जो क्षति होगी उसके आकलन के नियमानुसार समयानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय जनता पार्टी मनोज पाठक के नेतृत्व में इको टूरिज्म वन परिषद चूनाखान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कागज की ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं प्रशिक्षक प्रियांक, विद्या और राहुल देव के द्वारा सैकड़ों महिलाओं को 8-8 के ग्रुप में बैठाकर कागज के रोल से अलग अलग तरह से प्रशिक्षण देकर कान की बाली, दीवार घड़ी, चाबी के छल्ले और अन्य सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। कागज से ज्वेलरी कैसे बनाई जाए, हमारे मित्र प्रियांक जी, श्रीमती विद्या भट्ट जी और साथ में राहुल देव जी, इन सब लोगों ने बहुत गहनता से इस प्रशिक्षण को, मुझे लगता है हमारे क्षेत्र के चूनाखान क्षेत्र से, नया गांव से लेकर के गैबुआ क्षेत्र की हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई थी, वो कैसे आत्मनिर्भर बने और उन्होंने जो प्रशिक्षण दिया वो प्रशिक्षण उनके जीवन में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसा एक सुखद प्रयास यहाँ पर प्रियांक जी के माध्यम से किया गया। मुख्य उद्देश्य सबसे पहले अपने उत्तराखंड क्षेत्र की मातृशक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है और किस प्रकार से वह एक स्वरोजगार अपने परिवार से ही चालू कर सकें, जिससे कि न सिर्फ हमारे पुरुष प्रधान एरिया के अलावा हमारी जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं वो भी एक परिवार को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ सकें। यही हमारा किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया गया? हम लोगों ने यहाँ पे आज के प्रशिक्षण में ज्वेलरी बनाना सिखाया है कि किस तरीके से कागज़ से ज्वेलरी बना करके वो अपने लिए आत्मनिर्भर बन सके और किस तरीके से एक रोजगार का नया माध्यम चालू कर सके। डोईवाला में पिछले कई दिनों से साउथ के कलाकारों के साथ उत्तराखंड के कलाकारों के सहयोग से डायमंड सिंह फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कई भाषाओं में बन रही डायमंड सिंह एक ऐसी फिल्म है जो बिजनेसमैन और बार डांसर की बेटी का संघर्ष करते हुए ईडी बनने तक का सफर है, जो बिजनेसमैन डायमंड सिंह को पकड़ने के लिए रेड डालती है। फिल्म में 1700 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी है। साथ ही फिल्म में गैर समुदाय के युवक द्वारा नाम बदलकर हिंदू लड़की से विवाह करने और फिर उसके बाद लड़की के साथ घटनाओं को लव जिहाद के रूप में फिल्म में दर्शाया गया है। ये जी फिल्म का नाम है डायमंड सिंह और मैं इसमें पीयूष सिंह का करैक्टर कर रहा हूँ, जो कि एक बिजनेसमैन है जो स्कूटर पे चलता है, मतलब जिसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, बिजली का बिल नहीं बढ़ा, स्कूटर पे चलता है, बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दी। जब ईडी उसके घर पे रेड डालती है तो उसके घर से 1700 करोड़ पकड़ा जाता है। तो पूरी गवर्नमेंट शॉक है, पूरा मीडिया शॉक है, तो उसके ऊपर आधारित है। और इसमें जो ईडी ऑफिसर है वो एक बार डांसर की बेटी है और जिसकी माँ उसको बेचना चाहती है, बार डांसर बनाना चाहती है, और वो लड़की अपनी काबिलियत से आज IAS ऑफिसर बनी, ईडी की एक टॉप ऑफिसर बनी। तो इन सब के बीच में एक स्टोरी चलती है और इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा और है लव जिहाद का, कि कैसे लोग अपनी आइडेंटिटी बदल के एक रीजन के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और फिर हिंदू लड़कियां उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती या कोर्ट कचहरी के मतलब
चक्र कॉप है जो बहुत ही ईमानदार है और जो एक बेईमान आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेईमान आदमी बहुत उसके लिंक्स हैं, इस वजह से वो बच जाता है ऑलवेज। और फिर ये आदमी जो है ईमानदार आदमी, ये दिल्ली में ईडी की मदद लेकर उस आदमी को बेनकाब करता है और दुनिया के सामने उसका कच्चा चिट्ठा खोलता है। लेकिन जैसे हमारे देश में कानून की व्यवस्था है और जिस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से अपराधी वर्ग बच जाते हैं, उसके ऊपर ये कहानी है। बहुत ही खूबसूरत है। अभी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये स्विट्ज़रलैंड की याद भी दिला रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत खूबसूरत है, मतलब इसके बारे में बयान नहीं कर सकते आप शब्दों से। बहुत खूबसूरत। ये तो मेरे यूनिट वालों को पता होगा, बाकी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब मुझे बोलने दीजिए। मैं इस पे एक ईडी ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हूँ, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के लिए बेसिकली होते हैं ऑफिसर्स, और यही मेरा इसमें किरदार है। बाकी मेरा जर्नी दिखाया गया है फ्रॉम द कॉलेज लाइफ, और मैं एक वॉचमैन के घर से बिलोंग करती हूँ। कैसे मैं ईडी ऑफिसर बनी, वो क्या स्ट्रगल था, किसकी वजह से हुआ है, तो वो सब इसमें हम दिखा रहे हैं। आपका नाम और आप यही हाँ जी, मेरा नाम ओमिका भट्ट है और मैं वैसे तो मेरे रूट्स पौड़ी गढ़वाल से हैं। मेरी स्टडीज़ देहरादून में हुई हैं और मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ। तो उसके बाद क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल से है, तो मुझे पहले स्टडी करना था। उसके बाद फिर मैं मुंबई गई, वहाँ पे फिर 3-4 साल से मैं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि फ़र्स्ट मूवी जो मेरा है वो मेरे ही उत्तराखंड देवभूमि में हो रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। उत्तरकाशी डोकरानी बामा ग्लेशियर बेस कैंप से सोमवार सुबह 5 पर्वतारोहियों के शव सेना के विमान से मातली लाए गए, जिसमें संदीप सरकार कोलकाता पश्चिम बंगाल, वंशीधर रेड्डी हैदराबाद तेलंगाना, रजत सिंगल गुड़गांव हरियाणा, SGT अमित कुमार सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश, संतोष कुकरेती हरिद्वार उत्तराखंड के रूप में शिनाख्त हुई है। उत्तरकाशी DM अभिषेक रोहिला ने बताया कि सुबह 5 शव मातली लाए गए हैं। पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 26 शव मातली लाए गए हैं, जिन्हें परिजनों को सौंप दिया है। एक शव घटनास्थल से बेस कैंप लाया जा रहा है, जबकि 2 पर्वतारोही अभी भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और कुछ बॉडीज को ट्रांसफ़र किया है। कुल 5 शव यहाँ ITBP मातली पहुँचे हैं और अभी तक कुल 26 शव लाए जा चुके हैं। एक अभी समिट कैंप में है और बाकी 2 की अभी खोज चल रही है। तो सर कितना टफ है सर इसमें? मेरी भी बात हुई है ऊपर जो अधिकारी उनसे, तो उन्होंने बताया कि अभी वहाँ बर्फ़बारी चल रही है और थोड़ा समय इसी कारण लग रहा है कि वहाँ खोजने में दिक्कत आ रही है। मौसम भी ख़राब है और वो लगातार प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होकर और समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।